का करंट अफेयर अब है बिहार। अप्रैल का करंट अफेयर है बिहार से रिलेटेड। इसका मुख्य मुख्य पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार में 2023-24 में कर संग्रह में 18% की वृद्धि देखी गई, वृद्धि दर्ज की गई। याद रखिएगा 2024 में 23-24 में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्यिक कर विभाग ने 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसटी संग्रह में 18.13% की वृद्धि देखी गई। याद रखिए बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये कब लागू हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। इसके मुख्य पॉइंट है कि विभाग ने मार्च में राज्य में 1058 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है। मार्च में एकत्रित 5400 करोड़ रुपया लगभग मासिक कुल राजस्व अब तक किसी भी महीने में सबसे अधिक है। राज्य में वर्ष 2023-24 में जीएसटी और अन्य करों में कुल इतना करोड़ रुपया 38.161 करोड़ रुपया का राजस्व एकत्रित किया, जबकि 22-23 वित्तीय वर्ष में 34.541 करोड़ लोग जीएसटी देना पसंद कर रहे हैं। विभाग के अनुसार सेवा क्षेत्र, जीएसटी ऑडिट, मुद्दा आधारित निर्णय और कर चोरी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया गया। ईडी जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि पंचायत स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं को राज्य वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया गया। जीएसटी 3 तरह का होता है, एगो एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड। सी से मतलब हो गया सेंट्रल, एस से मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए ईडी के बारे में बताया कि ईडी क्या है, तो बहुविषयक संगठन है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में परिवर्तन निदेशालय भारत के संविधान और कानूनों के कड़ाई से अनुपालन में कार्य करता है, ये भी ध्यान में रखिए। अब है बिहार में नाबार्ड। ईडी का स्थापना याद रखिएगा 1 मई 1956। फिर है बिहार को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता। नाबार्ड क्या है, तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका स्थापना बोलेगा ना तो 12 जुलाई 1982, शायद यही है नाबार्ड का, 12 जुलाई 1982। याद रखिएगा इसका स्थापना होता है। वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त और अनुदान सहायता के रूप में बिहार को 10,372 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया। इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, 10,372.86 करोड़ रुपया। ठीक है, यह नाबार्ड द्वारा राज्य को एक वर्ष में अब तक की दी गई सबसे अधिक वित्तीय सहायता। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड दिया है बिहार को कितना? 10,372.86 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता। ईडी को भी याद रखिएगा और नाबार्ड को भी याद रखिएगा। ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग। यह नाबार्ड द्वारा एक वर्ष में सबसे अधिक वित्तीय सहायता है। नेक्स्ट है कि मुख्य पॉइंट इसका, पुनर्वित्त को उत्पादन ऋण, निवेश ऋण और विभिन्न वाणिज्यिक बैंक जैसे क्षेत्रीय आरआरबी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक धान खरीद कार्यों हेतु बढ़ाया गया था, जबकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार को प्रत्यक्ष वित्त सहायता दी गई थी। एफपीओ किसान उत्पादक संगठन, वाटरशेड विकास, जनजातीय विकास, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जिसको पैक्स हम लोग गांव में जानते हैं, कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम, कौशल और उद्यम विकास, वित्तीय साक्षरता तथा जागरूकता कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में विकासात्मक पहल के लिए विभिन्न एजेंसियों का अनुदान सहायता प्रदान की गई है। क्या है नाबार्ड, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए नाबार्ड एक विकास बैंक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है, जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने का काम करता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास 12 जुलाई 1982 बता दिए हैं। शिवरामन समिति, शायद शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड का स्थापना होता है। इसका मुख्यालय देश के वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसका एक्ट 1981 में आया था, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि आरआरबी। आरआरबी का स्थापना 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 75 में की गई। देखिए, इसका एक्ट 1976 था और स्थापना कब हुआ? 75 में, 26 इम्पोर्टेंट है, सितंबर। इम्पोर्टेंट है। आरआरबी वित्तीय संस्थान है जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। आरआरबी ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के साथ साथ सहकारी विशेषताओं और वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिक एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता का विस्तार करता है। अब है कोऑपरेटिव बैंक, या इसको बोलते हैं सहकारी बैंक, ये भी ध्यान में रखिए। कोऑपरेटिव बैंक यह साधारण डिजिटल बैंक व्यवसाय से निपटने के लिए सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है। सहकारी ऋण समितियां एक समुदाय समूह एक सदस्य दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं। ये संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, ये 2002 में आया था, इसके तहत रजिस्टर्ड है। सहकारी बैंक निम्न द्वारा शासित होते हैं। सहकारी बैंक मतलब कैसे चलता है, रेगुलेट कौन करता है इसको? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 रेगुलेट करेगा इसको, और बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम 1955। एक है 1949 और एक है 1955। ये वे प्रमुख रूप से शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभाजित है। यहाँ तक अगर समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिसको बोलते हैं हम लोग पैक्स। पैक्स सहकारी समितियां हैं जो अपने सदस्य, जिनमें अधिकतर किसान हैं, को अल्पकालिक ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करता है। मतलब पैक्स क्या करता है, तो कम समय के लिए ऋण देने का काम करता है, किसान को ही मिलता है। वे भारत में सहकारी ऋण संरचना के जमीनी स्तर के संस्थान है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण, बहु सेवा, विद्युत, जल, दवाओं और वितरण का सामान्य सेवा केंद्र सीएससी सेंटर के रूप में सेवाएं प्रदान करके परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सतलज जल विद्युत निगम ने आईआईटी पटना के साथ साझेदारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत मॉडल का उपयोग करने के लिए आईआईटी पटना के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, समझौता ज्ञापन होता। नेक्स्ट है कि मुख्य बिंदु, इस साझेदारी के प्रमुख परिणामों से एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिदम का विकास होगा, ध्यान रखिएगा। ये एल्गोरिदम एकीकृत भू तकनीक डेटा का लाभ उठाकर संभावित जोखिमों को पहले से अनुमान लगाएंगे और विशेष रूप से सुरंग परियोजनाओं के लिए तैयार की गई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करेंगे। इस तरह के सक्रिय उपायों से परियोजनाओं कार्यान्वयन के दौरान समय और लागत में काफ़ी कमी होने की आशा है। अब एमओयू की प्राथमिकता अत्याधुनिक कार्यप्रणाली विकसित करना है जो विविध भू तकनीक डेटा स्रोतों को एकीकृत करता है, ठीक है। इनमें सतलज जल विद्युत निगम की परियोजनाओं से रिलेटेड भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, बोरहोल डेटा, भूभौतिकी माप और निगरानी डेटा शामिल है। याद रखिएगा, सतलज जल विद्युत निगम और आईआईटी पटना के साथ एक साझेदारी हुआ है जिसमें एकीकृत भू तकनीकी डेटा और 3D भू वैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने का बात करके संभावित जोखिम और खतरों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सतलज जल विद्युत निगम है क्या? तो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन के लिए जाना जाता है। नाथपा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन 1988 में शामिल किया गया था, जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सतलज नदी पर ही है नाथपा झाकड़ी परियोजना, आप पढ़े होंगे आप, है ना जी। फिर केंद्र का लक्ष्य गेहूं खरीद में 7 गुना बढ़ोतरी,
7 गुना बढ़ोतरी गेहूं की खरीद में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर पारंपरिक राज्यों से गेहूं की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना की घोषणा है। 2024-25 में इस खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य लिया गया। फिर नेक्स्ट जो है कि ये केंद्र का लक्ष्य गेहूं खरीद में 7 गुना बढ़ोतरी, ये याद रखिएगा, 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। इसका मुख्य पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने वर्ष 2024 के दौरान केंद्रीय रिजर्व में केवल इतना लाख टन का योगदान दिया था, 6.7 लाख टन का। एमएसपी पर गेहूं की खरीद आमतौर पर केंद्रों की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। नेशनल एग्रीकल्चर नाफेड जिसको बोलते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2024 में 5-5 लाख खरीद के लक्ष्य को शामिल किया गया है। वर्ष 2024 के लिए गेहूं का एमएसपी प्रति क्विंटल 2275 रुपये, याद रखिएगा 2275 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 23 रुपया से 25 पैसा कम प्रति किलो में आएगा। ठीक है, एमएसपी कितना तय किया गया है गेहूं के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2200 कितना तय किया गया है? 2275। हाँ, तो ये भी याद रखिए 2275 तय किया गया है, मतलब 23 रुपया में 25 पैसा कम किलो पर। 22.75 पैसा। गेहूं पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीद को मजबूत करने के उठाए गए कदम दिया गया है। कुछ इसको देख लेना है। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एफसीआई मुख्यालय में केंद्रीय नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। अब है नाफेड क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड एक कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इसका स्थापना याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1900, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, 2 अक्टूबर 1958 नाफेड। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर्ड है, ये भी याद रखिएगा। कृषि उत्पादों की सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है। अब है नेक्स्ट हमारा 2047 तक लक्ष्य हेतु युवा पेशेवरों से आग्रह। देखिए उस समय उपराष्ट्रपति कौन है अभी हमारे? जगदीप धनखड़ है। अभी कौन है? अभी वही है। हाँ, जगदीप धनखड़ जो है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास हिस्सा बनने का आग्रह किया है, याद रखिएगा। मुख्य पॉइंट है कि यह बोधगया में 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवा दिमाग और छात्र भारत के भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं, तथा उन्हें युवा छात्रों से भारत के विकास गाथा में एक नया अध्याय लिखने के लिए अपने कौशल एवं प्रतिभा का उपयोग करने की अपील किया। उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में एमबीए की छात्रों की डिग्री प्रदान की। उपराष्ट्रपति ने बोधगया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना किया। अब महाबोधि मंदिर के बारे में कुछ बता रहा, आप याद रखिएगा 2047 लक्ष्य हेतु युवा पेशेवरों से आग्रह किए थे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब महाबोधि मंदिर के बारे में बोला है, यह भगवान बुद्ध के जीवन, विशेष रूप से ज्ञान बोधि प्राप्त करने से रिलेटेड 4 पवित्र स्थलों में से एक है। पहला अन्य एक तो ये हो गया महाबोधि मंदिर गया, एक है नेपाल में लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ था, अज्ञान प्राप्ति बोध गया में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश दिए थे पहला यहाँ पे, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। ठीक है, याद रखिएगा, एक नेपाल में हो गया, 2 यूपी में हो गया। कुशीनगर कहाँ? माल्य की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर या कुशीनगर। 2 यूपी में हो गया, एक नेपाल में हो गया और एक हमारा
बिहार में। बिहार में हो गया। इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 3री ईसा पूर्व शताब्दी में किया था। गुप्त काल के अंत में इसका पुनर्निर्माण ईंटों से किया गया था। वर्तमान मंदिर अनुमानतः 5वीं या 6वीं शताब्दी का निर्मित माना जाता है और यूनेस्को ने इसको 2002 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुम्बिनी याद रखिएगा, सारनाथ याद रखिएगा, कुशीनगर याद रखिएगा और बोध गया याद रखिएगा। चारों बुद्ध से रिलेटेड शरणागत स्थल। अब देखिए विजन इंडिया @2047 ये क्या है? तो अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई परियोजना है। याद रखिएगा विजन इंडिया @2047 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग। 1 जनवरी 2000 कब स्थापना हुआ था इसका? 15। याद रखिएगा नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पूरा नाम। परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में विश्व अग्रणी देश बनाना है, जो मानव विकास और सामाजिक कल्याण के मामले में एक मॉडल देश होगा तथा पर्यावरणीय संबंधितता का प्रबल पक्ष समर्थक होगा। नीति आयोग याद रखिएगा। नीति आयोग का पूरा नाम बता दिए और स्थापना बता दिए 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पटवा टोली। ये आईआईटियंस गांव इसको जाना जाता है, ठीक है। बिहार में पटवा टोली नाम का एक गांव लगातार 1 दर्जन से अधिक आईआईटियन का मूल होने के कारण आईआईटी फैक्ट्री के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो गया। एक खोखनाहा गांव था जहाँ वोटे नहीं देवे जा रहा है। एक पटवा टोली है जहाँ लोग आईआईटी क्वालिफाई कर रहा है। गया में इस स्थान स्थित इस गांव में बड़ी संख्या में आईआईटी क्वालिफायर है और लगभग हर घर में एक इंजीनियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर है ब्रिज। देखिए एक संगठन है जो वर्ष 2013 से जेईई मेंस परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहा है। ब्रिक्स आईआईटी स्नातकों द्वारा वित्त पोषित यह पहल छात्रों को प्रमुख शिक्षकों द्वारा संचालित इंजीनियरिंग पुस्तकों ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करती है। आर्थिक रूप से वंचित छात्रों का समर्थन करने के लिए ब्रिज विथ चेन ने दिल्ली, मुंबई के स्वयंसेवी शिक्षकों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा की पेशकश करने वाला एक पुस्तकालय मॉडल स्थापित किया है। पटवा टोली के आईआईटी क्वालिफायर की सफलता की कहानी वर्ष 1991 से शुरू हुई, जिसने गांव में आईआईटी क्वालिफाई करने की आकांक्षाओं को जागृत दी थी। यह क्षेत्र शुरुआत में वस्त्र बुनाई के इतिहास के कारण बिहार का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। पटवा टोली ने अब अपनी उल्लेखनीय शैक्षिक उपलब्धियों के लिए आईआईटियंस गांव का नाम अर्जित किया है। पहले सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार का मैनचेस्टर बोला जाता है और अभी बोला जाता है इसको आईआईटियंस गांव। भारत का मैनचेस्टर कहाँ? अहमदाबाद। उत्तर भारत का कानपुर है। दक्षिण भारत का बोलेगा तो कोयम्बटूर। नेक्स्ट है हमारा कि इंजीनियरों और चिकित्सा पेशेवरों को तैयार करने की समृद्ध विरासत के साथ साथ पटवा टोली शिक्षा और सामुदायिक समर्थन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण के रूप में स्थापित हुआ है। याद रखिएगा पटवा टोली। नेक्स्ट पॉइंट है वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु धनराशि का वितरण, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में। 2010 से लागू हुआ है। के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा खर्च के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि वितरित किया है। फिर आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकित वंचित कमजोर वर्ग के प्रत्येक बच्चों को 450 रुपये का मासिक बजट आवंटन मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। राइट टू एजुकेशन आरटीई का मतलब, ठीक है। एक होता आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। इस पहल का उद्देश्य इन बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। आरटीई अधिनियम का अनुपालन में
35,666 छात्रों की आकांक्षाएं पूरी हो गई है, जिसमें अधिक संख्या में लखनऊ जिले से है। सब याद रखिएगा। निशिक्षण शुल्क को कवर करने के अलावा सरकार पुस्तकों, नोटबुक, पोशाक जैसी शैक्षिक सामग्री के लिए बच्चे के प्रति सालाना 5,000 रुपये प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश का कुछ पहल है, शैक्षिक पहल: अटल आवासीय विद्यालय योजना, महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रयधन योजना और SC/ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। अब देखिए, एक है केसरिया स्तूप, ये भी चर्चा में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पटना से 110 किलोमीटर दूरी पर केसरिया में स्थित है। याद रखिए, केसरिया स्तूप कहाँ है जी? केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में है केसरिया स्तूप, इसको ध्यान में रखिएगा, पूर्वी चंपारण। इसका मुख्य बिंदु आते हैं। स्तूप का पहला निर्माण 3री शताब्दी का माना जाता है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी। मूल केसरिया स्तूप अशोक के समय लगभग 250 BC, क्योंकि अशोक एक स्तंभ की राजधानी के अवशेष वहां खोजे गए थे। फिर है वर्तमान स्तूप 200 ईस्वी और 725 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश का है और 4ठी शताब्दी के शासक राजा चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। स्तूप टीले का उद्घाटन बुद्ध के समय में किया गया होगा, क्योंकि यहाँ लिच्छवियों द्वारा बुद्ध द्वारा दिए गए भिक्षा पात्र को रखने के लिए स्तूप के वर्णन से मेल खाता है। प्राचीन काल में 2 महान विदेशी यात्री फैक्सियन और जुआनजांग ने इस स्थान का दौरा किया था तथा उन्होंने अपनी यात्राओं के दिलचस्प एवं जानकारी विवरण छोड़े हैं। फिर कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ कुछ दिया है, इसमें आपको उतना याद नहीं रखना है, बस याद रखिएगा कि केसरिया स्तूप कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। बस इस स्तूप का पहला निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी को माना जाता है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में बिहार कोई विनिर्माण इकाई नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में अभी चर्चा में क्यों है, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 शायद इसका स्थापना हुआ। 66.5 लाख से अधिक पंजीकृत निवेशक हैं इसमें। देश के तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य बिहार में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक भी विनिर्माण इकाई नहीं, मतलब कोई इकाई स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं। BSE के डेटा से पता चलता है, हालांकि BSE पर पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या बिहार का हिस्सा केवल 2.65% है, लेकिन पिछली तिमाही में 10% से अधिक और 2023 में 47% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। और इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा कुछ पढ़ना, ठीक है। अब शेयर बाजार को समझता हूँ। पटना में किया गया बिहार बिजनेस कनेक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन। हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा कि उद्योग को आकर्षित करने के लिए 2023 में राज्य सरकार ने पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जहां 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर शेयर बाजार से रिलेटेड। शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं का एक साथ लाते हैं। शेयर बाजार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के घटक हैं, जिसमें निवेशक भी हैं और निवेशक व्यापार और पूंजी के आदान प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुंच को सक्षम बनाते हैं। ये दिया हुआ है कि भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक BSE और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, BSE का स्थापना हुआ था 1875। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना याद रखिएगा 1992। सेबी का 1988, 92 का एक्ट था इसका, याद रखिएगा। जो हमारा रेगुलेट करता है स्टॉक को, वो सेबी है। भारत में प्रतिभूति बाजार विनियामक है, कानूनी ढांचा निर्धारित करता है और बाजार संचालन में रुचि रखने में मदद करता है। अभी देखिए, बिहार में हीट वेव के दौरान जो मतदान हुआ था, ये भी चर्चा में है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्र के कुछ भाग में मतदान की अवधि 2 घंटे बढ़ाने की निर्णय लिया था। ऐसा क्यों? तो हीट वेव दोपहर में चलता था, उसकी वजह से। मुख्य बिंदु: मतदान की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हीट वेव के कारण मतदान के समय को
बढ़ाने का फैसला लिया था। यह निर्णय 19 अप्रैल को शुरुआती दौर के मतदान के दौरान तुलनात्मक रूप से कम मतदान के बाद लिया गया निर्णय। हीट वेव क्या है समझते हैं। इस भीषण ग्रीष्म अवधि में मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण हीट वेव के प्रति संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में और अधिक तीव्र होती है। भारत में हीट वेव घोषित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जब तक किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाके के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हीट वेव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। यदि किस क्षेत्र का समान अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम या उसके बराबर है, तो सामान्य तापमान से 5 डिग्री से 6 डिग्री की वृद्धि को हीट वेव की स्थिति माना जाता है। हीट वेव मतलब कैसे लगेगा ये है। इसके अलावा सामान्य तापमान से 60 डिग्री या इससे अधिक की वृद्धि हीट वेव माना जाता है। यदि किसी क्षेत्र का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सी से अधिक है, तो समान तापमान इतना 4 से 5 डिग्री अगर वृद्धि हो गया तो गर्मी की स्थिति माना जाता है, और 6 डिग्री या इससे अधिक वृद्धि होने पर गंभीर हीट वेव माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि समान अधिकतम तापमान बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सी है से अधिक रहता है, तो हीट वेव घोषित की जाती है। ये सब हीट वेव का कंडीशन है, कोई जरूरी नहीं। ध्यान रखना है खाली इतना ही जो दिया है। हीट वेव सिनेरियो प्लेन मतलब मैदानी इलाका में 40 डिग्री से ऊपर और पहाड़ी इलाका में 30 डिग्री से ऊपर। 30 डिग्री से 5-6 डिग्री ऊपर बढ़ जाएगा तो हीट वेव घोषित कर सकते हैं। वही दिए हुए हैं कि 40 डिग्री सी है तो 4-5 डिग्री अगर बढ़ गया तो हीट वेव हो जाएगा, और 40 डिग्री सी है से बिलो या बराबर है तो 5-6 डिग्री बढ़ गया तो हीट वेव घोषित कर सकता है। वही दिखाया है हीट वेव कंडीशन। उसको देखिए, समझिए। अब देखिए बाल तस्करी, अगला पॉइंट हम लोग का। ये बाल तस्करी जो है, अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चों को उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बचाया। धर्म के नाम पर चंदा कमाने के लिए बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाकर मदरसों में रखना संविधान का उल्लंघन है। ठीक है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जिन बच्चों को बचाया गया है उनकी उम्र 4 से 12 वर्ष के बीच थी। इस घटना ने बाल तस्करी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक भारत के संविधान ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है। प्रत्येक बच्चे को स्कूल जाना अनिवार्य है। अब देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है क्या, इम्पोर्टेंट है। इसका स्थापना 2007 में, ठीक है। एक्ट इसका याद रखिएगा 2005 का एक्ट है, ठीक है। आयोग का यह कार्य सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, समितियां, कार्यक्रम या प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान के बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकारों के परिचय पर काम करे। क्या याद रखिए। अब है चाइल्ड ट्रैफिकिंग है क्या। यह घरेलू श्रम, उद्योगों में बालात श्रम, भीख मांगने, अंग व्यापार या व्यावसायिक यौन उद्देश्यों जैसी अवैध गतिविधियों के रूप में उजागर होता है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने एक चौंका देने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया है। भारत में हर दिन औसतन 8 बच्चों की तस्करी होता है। बाप रे, देख लीजिए कितना खतरनाक है यहाँ का लोग। आदमी न होगा कोई, समस्या यह गंभीर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार आकाशीय बिजली या त्वरित गिरने से सबसे ज्यादा मौतें। बिहार में आकाशीय बिजली त्वरित गिरने से होने वाली मौतों का एक अध्ययन से पता चला है कि राज्य में शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज जिले में प्राकृतिक खतरे के प्रति सबसे संवेदनशील थे, जहां मिलियन जनसंख्या पर मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई। अब देखिए नीचे दिया हुआ पॉइंट, मुख्य बिंदु। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार लगभग सभी 1624 मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, और अधिकतर मृत्यु और हताहत की संख्या लगभग 76.8% दोपहर 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुआ। ध्यान रखिए। और इसमें आप कुछ याद नहीं रख सकते हैं। याद रखने वाला पॉइंट क्या है,
देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार बादल से जमीन पर आकाशीय बिजली गिरने से प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है और आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों के मामले में बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रभावित राज्य। एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और कौन कौन है जी, और यूपी। ठीक है। फिर 6 वर्ष की अब अध्ययन अवधि के दौरान बिहार में प्रत्येक वर्ष आकाशीय बिजली गिरने से औसतन 271 लोगों की मौत हुई। 271 लोगों की मौत हुई है, ये भी याद रखिए। और बाकी चीज याद करने वाला नहीं है, बाकी चीज। फिर है पछुआ पवन। पछुआ पवन क्या है ये बताया। देखिए, उपोष्ण उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से उत्पन्न होती है पछुआ पवन और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर बढ़ती है। 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच से प्रबल होती है। यह अस्थायी होती है और सर्दियों के दौरान अधिक तीव्र होती है। एक गर्म और नम पवन को ध्रुव की ओर ले जाती है। पछुआ पवन उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों में 7 फ्रंट्स का निर्माण के कारण बढ़ती है और चक्रवातों को पश्चिम सीमा की ओर ले जाती है। ये देखिए, अप्रैल माह का बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का पॉइंट्स था। इसको आप लोग पढ़िएगा फिर से एक बार और समझ में आएगा। और बाकी जो मेन मुख्य क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखिएगा। आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए 70 बीपीएससी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।